आत्मीय और प्रिय डॉक्टर विंध्याचल यादव और बहुत ही इस विषय की गंभीरता के अनुकूल संचालन कर रहे डॉक्टर विवेक सिंह जी। मैं तो चाहता था कि अध्यक्षीय वक्तव्य के बदले में विवेक जी ही अपना वक्तव्य दें। बहुत ही बढ़िया ये मंच है, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत है। दिन में 12 बजे आशीष त्रिपाठी जी, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जो कवि भी हैं, आलोचक भी हैं और बहुत ही लोकप्रिय और सफल प्राध्यापक भी हैं, उन्होंने फोन किया कि आपको समापन सत्र की अध्यक्षता करनी है। तत्काल मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया, क्योंकि हम जो विद्यार्थी हैं वो मनाते रहते हैं कि किसी साक्षात्कार में, इंटरव्यू में भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र को छोड़कर दूसरे विषयों के विषय में अगर पूछा जाए, अगर भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र के बारे में पूछा जाए, इसका मतलब कि एक्सपर्ट की नीयत ठीक नहीं है। तो यह भी है विश्व हिंदी दिवस। तो त्रिपाठी जी ने जब अध्यक्षता करने के लिए ये एक तरह से कहिए कि रिगिंग कर लिया, तो मेरे दिमाग में आया कि भरी है दिल में जो हसरत, कहूँ तो किससे कहूँ। भरी है दिल में जो हसरत, कहूँ तो किससे कहूँ। सुने है कौन मुसीबत, कहूँ तो किससे कहूँ। तो ये जिस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि पंडिताई एक बोझ है, उसी तरह से अध्यक्षता भी एक बोझ है। और अपने जिले बलिया में एक अध्यक्षता करने का मौका मिला मुझे। मैं मना कर रहा था। उसने कहा कि अध्यक्षता में क्या आपको करना है, जितने वक्ता बोलेंगे उन्हीं की बातों को तो दोहरा देना है। अखिलेश जी ने यह कहा, व्योमेश जी ने यह कहा, विवेक जी ने यह कहा, विंध्याचल जी ने यह कहा, नीरज जी ने यह कहा, बस उसके बाद अध्यक्षीय वक्तव्य यही होता ही है। मुझे ऐसा लगता है, मोहन जी जानते हैं, हम लोग के यहाँ दौरी जब दाते थे तो एक मेह का बैल होता था, मेहिया बैल उसको, बाकी सब पेठिया होते थे जो ज्यादा चक्कर लगाते थे, और मेह का जो बैल है वो बांस के, गड़े हुए बांस के पास उसको बांधा जाता था, वो खाता जाता था, घूमता कम था। घूमने का उसका गोलाई में घूमने को मौका ही नहीं मिलता था, खूब खाता था। तो यह अध्यक्षता जो है वो मेह के बैल की तरह। तो अब आशीष जी को मैं क्या कहूं, तुलसीदास का भी एक दोहा याद आया, मणि माणिक महंगे किए सहंगे तृणजल नाच। तो जो घोषित अध्यक्ष होते हैं वो मणि और माणिक की तरह होते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो काम चलाऊ अध्यक्ष होते हैं वो सहंगे तृण जल नाच। जो तृण और जल जो सस्ते होते हैं, तो तृण और जल यानी सस्ते तृण और जल की तरफ ये काम चलाऊ अध्यक्ष होते हैं। तो संतोष इस बात का है कि हमारा इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही काम चलाऊ कुलपति के द्वारा संचालित हो रहा है। तो इस सत्र की अध्यक्षता भी अगर काम चलाऊ अध्यक्ष करे, आपसे श्रोताओं से यही निवेदन है कि
आप मुझे काम चलाऊ अध्यक्ष के रूप में ही स्वीकार करें, कोई गंभीर बात मैं नहीं कहने जा रहा, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है। तैयारी, बिना तैयारी के आदमी थोड़ा गंभीर प्रभाव श्रोताओं को छोड़ ही नहीं पाता है। संचालन के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन बिना तैयारी के आप लोग यही कहिएगा कि बिना तैयारी के सर्व हो गए। और सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि मैं मन ही मन कल्पना कर रहा था कि भोजन के बाद समापन सत्र जो है मुश्किल से 40-50 लोग रहेंगे, लेकिन आप सभी श्रोताओं के प्रति हृदय से आभार मैं व्यक्त करता हूं कि भोजन के बाद भी इतनी पूरी संख्या में आप मौजूद हैं। इसका मतलब कि नमक की शरीयत क्या होती है आप लोग जानते हैं। और जुमेर जी, मैं प्रतिवाद करता हूं जो आप कहते हैं कि हिंदी वाले जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। तो काले लोग बराबर थे। वो ये विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिनों का ये सेमिनार संगोष्ठी हुई है। इस समय विश्व शब्द भी ज्यादा प्रचलन में आ गया है। विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व हिंदू परिषद, विश्व ग्राम, और उसी की परंपरा में विश्व हिंदी दिवस। पहले हम देखें कि हमारी हिंदी की स्थिति क्या है इस समय। अखिलेश जी त्रिलोचन शास्त्री बैठे हुए थे वाचस्पति के घर, और रामजी राय ने त्रिलोचन शास्त्री से पूछा कि आपकी ऐसी कोई इच्छा जो बाकी रह गई हो और जिसके लिए आपको अफसोस हो, हम लोगों को बताएं। त्रिलोचन जी ने कहा कि मेरी एक ही इच्छा शेष रह गई है कि मैं अनपढ़ लोगों के बीच अब बाकी समय व्यतीत करना चाहता हूं अपनी जिंदगी का। क्योंकि जो अनपढ़ होते हैं, प्राय जो श्रमिक वर्ग है, उनके कहने का मतलब यह था कि किसान और श्रमिक वर्ग जो है, वो किसान और श्रमिक वर्ग ही भाषा के, किसी भी भाषा के नए नए शब्दों को सृजित करता है। नए नए शब्द किसान और मजदूर, श्रमिक वर्ग से आते हैं। इसलिए त्रिलोचन जी भाषा के प्रति बहुत सजग थे। इसलिए वो अनपढ़ लोगों के बीच अपना बाकी समय, बाकी जीवन व्यतीत करना चाहते थे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये कहें कि मैं अनपढ़ लोगों के बीच अपना समय व्यतीत करना चाहता हूं? कोई नहीं चाहेगा कि अनपढ़ लोगों के बीच हम अपना ज्यादा समय व्यतीत करें। और त्रिलोचन जी ही कहते हैं, तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, इस पर ज्यादा जोर देते हैं कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी। नामर जी तो कहते ही थे कि भाई और किसी चीज के लिए नहीं, भाषा सीखने के लिए ही कम से कम तुलसीदास को आप पढ़ा कीजिए। ये मैं इसलिए भी यहाँ पर खड़ा होने का थोड़ा अधिकारी हूँ कि आज से 58 साल पहले, सन 1967 इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो चौराहे, आर्ट्स और साइंस फैकल्टी का जो चौराहा है जहाँ चाय की दुकानें हैं, उसी चौराहे से इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज से 58 साल पहले
हिंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उस समय में बीए में नया नया पढ़ने के लिए आया था और हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से लेकर काशी स्टेशन तक पैदल प्रदर्शन किया था। भाषा विधेयक आने वाला था 1967 में, और भाषा विधेयक में यही था कि अंग्रेजी भारत की स्वराज भाषा तब तक बनी रहेगी जब तक एक भी प्रांत उसको स्वीकार करने के लिए उपयुक्त हो, कहे कि हाँ अंग्रेजी स्वराज भाषा बनी रहे। नागालैंड या त्रिपुरा जैसा छोटा प्रांत भी अगर कहे कि अंग्रेजी स्वराज भाषा बनी रहनी चाहिए, तो भारत सरकार उस अंग्रेजी को स्वराज भाषा के रूप में स्वीकृति देती रहेगी। और मुझे यह भी याद आ रहा है कि देवव्रत मजुमदार हम लोगों के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इसी मल्टीपर्पज हॉल में आए हुए थे। उसमें मल्टीपर्पज हॉल लगभग 7-8 हजार लोगों के बैठने की जगह हुआ करता था। अब तो कई भागों में उसको बांट दिया गया है। यानी जो एक बड़े होने की जो एक कल्पना है उसी को काट दिया गया है। और उसी मल्टीपर्पज हॉल में मोरारजी देसाई के सामने हमारे अध्यक्ष ने कहा कि अगर राजभाषा विधेयक आता है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र चुप नहीं बैठेगा, उसका प्रतिरोध करेगा। और मोरारजी देसाई ने भी उसका जवाब दिया कि अगर विश्वविद्यालय का छात्र प्रतिरोध करेगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार जो है कड़ा से कड़ा कदम उठाने के लिए विवश होगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री की कार की बोनट पर छात्र संघ का घोषित जो चीफ प्रॉक्टर था वो जाकर बैठ गया। और पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ी कि आजकालिक बिरला छात्रावास के सामने जो मैदान है, मोरारजी देसाई को एक उद्घाटन करना था, वो पैदल चलकर गए उद्घाटन करने के लिए। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों की ये ताकत हुआ करती थी। और तो मुझे वो ताली आप बजा रहे हैं, अब मुझे अफसोस होता है और दुख भी होता है कि बीएचयू गेट से रविदास गेट तक जाते हैं और कहते हैं कि हमने प्रदर्शन किया, हमने मार्च निकाला। क्या प्रदर्शन है? बीएचयू गेट से और रविदास गेट तक आप जा रहे हैं। आपको अपने गौरव को याद रखना चाहिए। आप नए विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए कि यह हमारा हिंदी विभाग ही है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। और यहाँ के सबसे अलोकप्रिय अध्यापक हुआ करते थे विश्वनाथ मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वो तो हिंदी के और खासकर रीतिकाल के धुरंधर विद्वान थे। उतना बड़ा विद्वान रीतिकाल का दूसरा कोई नहीं हुआ, वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। लेकिन यह जो विश्वनाथ मिश्र है, अब क्या कहिए, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, योगेश जी उनके बारे में जानते होंगे। विदेशी छात्रों को हिंदी पढ़ाने के लिए एक अध्यापक की नियुक्ति होनी थी। डॉक्टर नगेंद्र विषय विशेषज्ञ थे। और इंटरव्यू देने वाले से डॉक्टर नगेंद्र ने पूछा, क्योंकि वो मूछ रखे हुए थे, तो जो इंटरव्यू देने गए थे अभ्यर्थी, घनी मूछें थी। तो नगेंद्र जी ने पूछा कि मूछ शब्द की व्युत्पत्ति बताओ। और वो चुप। नगेंद्र जी बार बार मूछ शब्द की व्युत्पत्ति बताओ,
और वो चुप, वो उनका नाम भी अब लेने में हर्ज नहीं है क्योंकि वो दिवंगत हो चुके हैं, कृष्ण कुमार मिश्र। मूछ शब्द की व्युत्पत्ति वो नहीं बता पा रहे थे, चुप। और डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा अध्यक्ष डॉक्टर नगेंद्र के कंधे पर ऐसे थपकी देते हुए कहा, चुप नगेंद्र, तेरे मूछ न मेरे मूछ। यह लड़का क्या बताएगा मूछ शब्द की व्युत्पत्ति। जाओ जी, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। अब अभ्यर्थी अवाक, मैं कुछ बोला ही नहीं, कैसे जाऊं। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने डांट कर कहा, जाओ, कह न रहा हूं कि तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, जाओ यहां से। के मिश्रा गए बाहर। अगले दिन उनको नियुक्ति पत्र मिल गया। तो जो विश्वनाथ मिश्र की मैं चर्चा कर रहा हूं, विश्वनाथ मिश्र ने जब अवकाश ग्रहण किया और उनका शोध प्रबंध शायद फिल्मों पर है, मुझे याद है जो हम लोगों को स्पेशल हिंदी पढ़ा रहे थे वो भारतीय रईस संघ के बाद, तो उन्होंने काजल फिल्म की चर्चा की थी, वो फिल्मों पर उनका शोध प्रबंध। और विश्वनाथ मिश्र जी, उन्होंने जगह जगह ये पोस्टर चिपकवाया, 30 घंटे में हिंदी सीखें। 30 घंटे में हिंदी सीखें। विदेशियों को पढ़ाते थे, वो उसके इंचार्ज भी थे। रिटायरमेंट के बाद जगह जगह, यानी जहां हम लोग चाय पीते थे वहां भी, वहां से लेकर और दिल्ली तक 30 घंटे में हिंदी सीखे। और उस समय एक बाल योगी लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे, और बाल योगी ने इस 30 घंटे में हिंदी सीखे पोस्टर को पढ़ लिया, विश्वनाथ मिश्र को बुलवाया और संसद के करीब उन्हें एक फ्लैट दिलवाया और बाल योगी विश्वनाथ मिश्र से हिंदी सीखने लगे। और उन्होंने ऐसी हिंदी सीखी कि जब के.आर. नारायण राष्ट्रपति हुए तो के.आर. नारायणन को भी उन्होंने सलाह दी कि विश्वनाथ मिश्र से आप हिंदी और जब के.आर. नारायण ये रविदास गेट का जब उद्घाटन करने आए, मैं रविदास गेट पर मौजूद था, तो रविदास गेट पर मौजूद था, जब उद्घाटन करने आए तो हेलीकॉप्टर को जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे तो मेरे पड़ोस में बैठे एक लड़के ने कहा कि अरे ये हेलीकॉप्टरवा के आवाज तो हमनी के ये टेम्पो लेखा करता भोजपुरी में नहीं, एक टेम्पो होता है वो विक्रम ठीक, देखिए आवाज पकड़ ली, विक्रम, वो विक्रम टेम्पो, हेलीकॉप्टर के आवाज तो विक्रम टेम्पो लिखा लगा। ये भाषा की ध्वनि की क्या ताकत होती है। तो उसी के.आर. नारायण ने सारनाथ में भाषण देते हुए शुरुआत की कि मैं काशी की धरती को नमन करता हूं क्योंकि यहाँ हिंदी सिखाने वाले मेरे गुरु विश्वनाथ मिश्र का आवास है। ये 30 घंटे में हिंदी सीखने का करिश्मा है। तो हमारा हिंदी विभाग है, इस प्रकार के करिश्मे करते रहते हैं। और उस करिश्मे का अगले भी एक और प्रमाण है कि बिना किसी डिग्री के एमए पीएचडी दिल्ली, लेकिन बोर्ड पर था डॉक्टर गोपाल नारायण मिश्र, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, पीएचडी दिल्ली।
15 लोगों को अपने अंडर में उन्होंने पीएचडी करा दी, और जब इंक्वायरी हुई तो मालूम हुआ कि इनके पास कोई सही डिग्री है ही नहीं। और 15 लोगों को पीएचडी करा चुके हैं, यूनिवर्सिटी कैसे छीन सकते हैं उनकी पीएचडी करने वालों को? क्या उसमें तो कानपुर में मौका मिले तो खोजते हुए जाइए, आज भी लिखा हुआ है, आचार्य गोपाल नारायण मिश्र, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर और अध्यक्ष हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एमए हिंदी संस्कृत के यह स्थिति है हमारी हिंदी की। तो मित्रों, उस हिंदी आंदोलन का एक सुपरिणाम यह हुआ कि बनारस में किसी भी दुकान पर कोई भी नेम प्लेट अंग्रेजी में नहीं रह गया। दुकानदारों ने स्वेच्छा खुशी खुशी सारे नेम प्लेट जो है अंग्रेजी से हटाकर और हिंदी में अगले ही दिन करवा लिए थे। आज आप देखिए, आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो ये कोई भी सूचना आती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, अंग्रेजी में, कोई विरोध नहीं। नेम प्लेट जब सब नामपट जो है अंग्रेजी में, कहीं भी कोई विरोध नहीं। और हम लोग तो दर्जा 6 से अंग्रेजी पढ़ते थे और दर्जा 6 से ABCD सीखते थे। उस समय की पढ़ी हुई अंग्रेजी, उस समय की पढ़ी हुई अंग्रेजी आज जो दर्जा 1 से पढ़ने वाले अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, उनकी तुलना में हमारी अंग्रेजी कहीं ज्यादा बेहतर थी। यह स्थिति है। तो मित्रों, ये कुछ और बातें मैं बताऊं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मैं तो कहूँ द्विवेदी जी का भाषा और देश को जो पुस्तक है उसमें लिखते हैं कि संस्कृत का जो सर्वाधिकार था उसे अंग्रेजी भाषा ने छीन लिया। आज भारतीय विद्याओं की जैसी विवेचना और विचार अंग्रेजी भाषा में है, उसकी आधी चर्चा का भी दावा कोई भारतीय भाषा नहीं कर सकती। बहुत दुख के साथ द्विवेदी जी ने लिखा है कि संस्कृत का सर्वाधिकार अंग्रेजी भाषा ने छीन लिया है, और हमारी भारतीय भाषाओं के जो विचार हैं, भारतीय संस्कृत के जो विचार हैं, भारतीय विद्याओं के जो विचार हैं, वो चाहे हिंदुस्तान में अंग्रेजी में लिखने वाला, हिंदुस्तान का अंग्रेजी लेखक हो या पाश्चात्य का अंग्रेजी लेखक हो, उसकी अंग्रेजी में अधिक से अधिक संपन्न और समृद्ध विचार आज भी मौजूद हैं। उसकी आधी चर्चा का भी दावा कोई हिंदी या दूसरी भारतीय भाषा नहीं कर सकती। दीदी जी लिखते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी पराजय है, अपनी विद्या को अपनी बोली में न कह सकने के हम उपहासास्पद अपराधी हैं। द्विवेदी जी की इस शब्दावली से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुस्सा अपनी भारतीय भाषाओं की इस स्थिति को लेकर उनके मन में है। एक बड़ा दिलचस्प वाकया उसमें लिखा है द्विवेदी जी ने, एक श्याम सुंदर दास कमेटी बनी थी, और श्याम सुंदर दास कमेटी के जिम्मे था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो शब्द हैं उनको हिंदी में कैसे अनुदित किया जाए, उनका हिंदी में अनुवाद कैसे हो। तो श्याम सुंदर वो आ गया, 2 शब्द आ गए, पॉजिटिव करेंट और निगेटिव करेंट। बिजली का आप लोग जानते ही, सभी विद्वान हिंदी के बनारस के बैठे हुए थे। रामचंद्र शुक्ल के सामने ये बात आई तो शुक्ल जी ने, अब उसमें कोई कह रहा था कि धनात्मक या सकारात्मक या ऋणात्मक नकारात्मक, ये
अनुवाद हो रहे थे। तो शुक्ल जी से लोगों ने पूछा कि आप बताइए। तो शुक्ल जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, किसी बिजली मिस्त्री से पूछ लिया गया। और बिजली मिस्त्री से शुक्ल जी ने पूछा कि पॉजिटिव करंट और निगेटिव करंट का हिंदी शब्द क्या होगा, हिंदी में इसको कैसे कहेंगे। तो बिजली मिस्त्री ने कहा उसमें क्या है, पॉजिटिव करंट को गर्म बिजली और निगेटिव करंट को ठंडी बिजली। तो जो त्रिलोचन जी ने कहा कि मजदूरों के पास जाना चाहिए, अल्पन लोगों के पास जाना चाहिए, यह प्रमाण है गर्म बिजली और ठंडी बिजली। अनुवाद की भी बातें आई और सही में जो हिंदी के प्रति ज्यादा जागरूक थे, हिंदी सेवी थे, उन्होंने संस्कृत और बांग्ला से कई अनुवाद किए भी। वो शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उसका दिया है। मुझे हरीश त्रिवेदी की बात आती है, विद्यार्थियों से कई बार कर चुका हूं। हरीश त्रिवेदी ने जा रहे थे मध्य प्रदेश, और हरीश त्रिवेदी ने वो लिखा था, नहीं लिखा रहता कि आगे गति अवरोधक है, स्पीड ब्रेकर के लिए आगे गति अवरोधक है। तो वहां हरीश त्रिवेदी ने देखा कि यह नहीं लिखा था आगे गति अवरोधक है, लिखा था ठोकर, एक शब्द ठोकर। और हरीश त्रिवेदी ने कहा कि मेरा वश चलता तो इस एक अनुवाद पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार उस अनुवाद पर। खड़ी बोली हिंदी, ये शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन हम सब लोगों ने पढ़ा है और बहुत दिलचस्प पुस्तक है, बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत दिलचस्प पुस्तक है। और खड़ी बोली कैसे आई, ये नाम कैसे पड़ा, तो खड़ी बोली नाम तो खड़ी पाई हम सब लोग जानते हैं कि भाई अ से लेकर अंत तक वो खड़ी पाई के बिना कोई भी शब्द बनता ही नहीं। किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा कि हमारे और हम लोग जो पूर्वी क्षेत्र के हैं, मोहन जी मानवेंद्र जी जानते होंगे, हम लोगों के यहाँ कहते हैं कि दाल अभी खड़ी रह गई है। दाल जब नहीं चूरती, दाल नहीं जब पकती है तो उसको हम कहते हैं कि दाल खड़ी रह गई है। तो दाल खड़ी रह गई है यानी अभी कच्ची है, अपरिपक्व है। तो वाजपेयी जी ने कहा कि ये अभी हमारी खड़ी बोली जो है वो परिपक्व नहीं हुई है, हो सकता है इसीलिए वो खड़ी बोली शब्द जो है वो नाम दे दिया गया हो। लेकिन उन्होंने खड़ी पाई वाली बात को भी स्वीकार किया है, लेकिन यह भी एक विचारणीय है, दाल खड़ी रह गई, दाल खड़ी रह गई। और क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोग ये नहीं कहते दाल अभी पकी नहीं है। आज तो बोलेंगे कि दाल अभी पकी नहीं है, लेकिन उस समय हम लोगों ने सुना है अपने घरों में कि दाल अभी खड़ी रही, दाल दलिया खड़ी रही। और इसी तरह से श्री प्रसाद जी हम लोगों को भाषा विज्ञान पढ़ाते थे, श्री प्रसाद सिंह। तो श्री प्रसाद जी कहते थे, उदाहरण देते थे, देखो पसारना, खड़ी बोली वाले कहते हैं फैलाओ, कपड़ा फैलाओ, फैलाना। लेकिन भोजपुरी में कहना है ये कपड़ा पसार दो, पसारना। ये पसारना शब्द जो है संस्कृत की प्रश्न धातु से विकसित हुआ है, जिसको भोजपुरी के लोग बोलते हैं। लेकिन खड़ी बोली वाले जो है वो फैलाना। किस धातु से फैलाना शब्द आया है यह आप लोग खुद ही विचार कर सकते हैं। तो जो विद्वानों ने कहा कि हमारी खड़ी बोली, हमारी आज की जो हिंदी है वो लगभग सभी बोलियों से उसने शब्द लिए हैं। और हम लोगों का यह दायित्व है कि जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उन दूसरी भारतीय भाषाओं के संपर्क में इस कदर आए कि उनके शब्दों को भी हम अपनी हिंदी के साथ जोड़ने में कामयाब हों।
बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इन भाषाओं के शब्दों को तो आसानी से हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमारी बहादुरी तब कही जाएगी जब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम उन भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर और अपने शब्दों को उनकी भाषाओं के अंदर किस प्रकार से हम शामिल करवाने में सफल होते हैं। जब तक उनकी भाषाओं को हम सम्मान नहीं देंगे, सब लोगों ने कहा, विमोल जी ने भी कहा, अखिलेश जी ने भी कहा, जब तक हम उन सबकी भाषाओं को सम्मान नहीं देंगे तब तक वो क्यों हमारी भाषा है, क्यों हिंदी को सम्मान दें। लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। 1967 का जब आंदोलन चला था तो तमिलनाडु में भी उसके पैरेलल एक आंदोलन खड़ा हो गया था और उसमें हमारे हिंदी क्षेत्र के कई छात्र नेताओं को दिल्ली में लोगों ने मारा पीटा भी था। इसके बावजूद अब स्थितियां बहुत ज्यादा बदली हैं। अब वह नौबत नहीं है और वह गुस्सा भी नहीं है दक्षिण भारत के लोगों के मन में अपनी भाषा और हिंदी को लेकर। इसलिए हम लोग सच पूछिए तो मैं तो कहता हूं अपने विद्यार्थी लोगों से, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में जितनी आधुनिक हिंदी आलोचना के लिए शब्द दिए हैं अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, चवन्नी भर हमने नहीं पढ़ा है। व्योमेश जी कह रहे थे कि 90% मैं काशिका में रहता हूं, मैं 100% भोजपुरी में रहता हूं। शुक्ल जी के कुछ उदाहरण विवेक जी का तो व्यक्तित्व ही ऐसा है, तो आंख जब तरेरते हैं तो थोड़ा तो विवेक जी की भावना को मैं समझ रहा हूं, तो बस 3-4 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मित्रों, अब शुक्ल जी के कुछ शब्द प्रयोग मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। शुक्ल जी ने लिखा है कि भारतेंदु की मृत्यु से 2 वर्ष पहले राय बहादुर लाला सीताराम, तो भारतेंदु की मृत्यु से 2 वर्ष पहले राय बहादुर लाला सीताराम ने संस्कृत काव्यों के अनुवाद में लग्गा लगाया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी तरह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से उनके कोई विरोधी मिलने आ रहे थे और विरोधी मिलने आ रहे थे। शुक्ल जी ने लिखा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के विरोधियों ने एक कवित्व ललकारा, ये शुक्ल जी के प्रयोग है। इसी तरह शुक्ल जी ये भी कहते हैं, रहीम की उक्तियां इतनी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ संवरण न कर सके। शुक्ल जी अपहरण शब्द का प्रयोग करते हैं। ये मुगालते में मत रहिए कि अपहरण जो है वो हमारे समाज की भाषा है, लेकिन शुक्ल जी का जो अपहरण है वो कितना उदात्त अर्थ का द्योतक है और हम लोगों का जो अपहरण है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो रहीम की उक्तियां इतनी लुभावनी हुई कि बिहारी आज परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। इसी तरह शुक्ल जी लिखते हैं, अली मुहिब खान ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। अली मुहिब खान ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। ये साहित्य में शुक्ल जी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और शुक्ल जी लिखते हैं कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तो हमें शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है, हम तो कहेंगे हिंदी के आचार्यों से, मनोज जी बैठे हुए हैं, सत्यपाल जी भी हैं और भी लोग हैं, रवि जी हैं,
और मंच पर भी नीरज जी, आशीष त्रिपाठी तो सिनाप्सिस और सब टॉपिक देने के आचार्य ही हैं। प्रभात जी भी इस समय वो दायित्व तो निभा रहे हैं। प्रियंका शंकर से मैं कहूँगा कि भाई शुक्ल जी की जो आलोचना भाषा है उस पर एक शोध कराया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है शोध कराना। इतना शुक्ल जी ने, प्रभाकर जी तो भोजपुरी में चले गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनको मदद मिलेगी शुक्ल जी की भाषा पर आलोचना कराने। तो यह बहुत जरूरी काम है। और श्रद्धा भक्ति, शुक्ल जी का निबंध है श्रद्धा भक्ति, लेकिन शुक्ल जी का निबंध श्रद्धा भक्ति और हरिशंकर परसाई क्या कहते हैं? श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है। श्रद्धा पुराने, ये भाषा का प्रयोग, इसके लिए उदाहरण मैं दे रहा हूं कि श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है। जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी, जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी उसे नंगा किया जा रहा है, और जो नया नेतृत्व आया है वह उतावली में खुद अपने कपड़े उतार रहा है। हरिशंकर परसाई ने इस भाषा का प्रयोग किया। तो कितनी बड़ी पैनी नजर भविष्य के प्रति इन लेखकों के मन में रही होगी। रामविलास जी तो बहुत मतलब कि दावे के साथ कहते हैं कि हिंदी उर्दू का झगड़ा, मद्रासी मुसलमान वह उर्दू नहीं बोलता है, वो मद्रासी ही बोलता है, तमिल बोलता है। कश्मीर का मुसलमान वो डोगरी बोलता है। हम तो वो पाकिस्तान में भी जो कुछ लोग पकड़े उकड़े जाते हैं या कुछ बयान आते हैं तो सुनते हैं कि वो हमारी ही भाषा बोल रहे हैं, चाहे वहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ का कोई भी राजनेता हो, जो भाषा बोलते हैं हमें लगता है कि वो तो हमारी ही भाषा है, कहीं हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बड़ा हृदय दिखाना पड़ेगा, जैसे अखिलेश जी और व्योमेश जी ने कहा कि अपनी भाषा को, हिंदी को समृद्ध करने के लिए, और जहाँ काम हमें करना चाहिए गंभीरता पूर्वक अपनी भाषा, अपने लेखकों और कवियों के विषय में, वहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए ये अंतिम बात तो मैं खत्म कर रहा हूँ। बस वो क्या बाजार ने किस तरह भाषा को बदला है, क्योंकि बीएचयू गेट पर हम टेम्पो वाले से अब कहने लगे हैं कि जालान चलोगे। हम यह नहीं कहते कि दुर्गाकुंड चलो, हम कहते हैं कि जालान चलोगे, और टेम्पो वाला समझ जाता है कि हाँ जालान की दुकान पर चलो। और जालान की दुकान में मैं गया तो वहाँ एक शब्द लिखा हुआ था, 2 शब्द बल्कि 3 शब्द कह लीजिए 3 शब्द, और लिखा हुआ था ग्राहक देवो भव। पहले देखिए किस तरह से बाजार ने बदल दी है हमारी संस्कृति। पहले यानी मातृ देवो भव, गुरु पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, और चौथा अब आ गया है ग्राहक देवो भव। जालांश का जो काउंटर है वहां यह लिखा हुआ था कि ग्राहक देवो भव। ये बाजार ने बदला है हमारी संस्कृति को, हमारी बातचीत को। तो मित्रों, ये मनोज जी ने कुछ प्रतिरोध के बारे में अपने ओजस्वी वक्तव्य में बातें की थी, तो मैं कहता हूं कि ये बाजार जो है आज हर आदमी जल्दी में है। कम समय में बहुत पा जाने की हवस बढ़ रही है, कम समय में बहुत पा जाने की हवस बढ़ रही है। ओवरटेक करने की संस्कृति का बोलबाला है, ओवरटेक करने की संस्कृति का बोलबाला है। रचनाकार वैयक्तिक हो रहा है, रचनाकार वैयक्तिक हो रहा है। हमें
प्रतिरोध की संस्कृति को मजबूत करने और हमें प्रतिरोध की संस्कृति को मजबूत करने और शातिर सफलता की जगह भव्य असफलता का उत्सव मनाने का उत्साह दिखाना होगा। धन्यवाद।